हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आरवीसीसी ऑनलाइन। तो आज हम लोग ट्राइंगल्स के फिफ्थ एक्सेस के जो बचे हुए क्वेश्चन है उन्हें कंटिन्यू करने वाले हैं, सॉल्व करना कंटिन्यू करने वाले हैं उन्हें। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन आज के लिए है वो है कि अ गाय वायर इज अटैच्ड टू अ वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 18 मीटर इज 24 मीटर लॉन्ग। तो एक वायर है बेसिकली, वो एक पोल को कनेक्टेड है एक तरफ से और वो पोल का हाइट है 18 और वायर का लेंथ है 24 मीटर लॉन्ग, है ना। एंड हैज अ स्टेक अटैच्ड टू द अदर एंड। अब ये वायर है, एक एंड से तो ये पोल पे कनेक्टेड है और एक एंड से वो स्टेक पे कनेक्टेड है। स्टेक एक क्यूबॉइड सा बॉक्स टाइप होता है, ठीक है, उससे ये कनेक्टेड है। अभी मैं आपको डायग्राम भी बताने वाला हूँ यहाँ पे। हाउ फार फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल शुड द स्टेक बी ड्रिवन सो दैट द वायर विल बी टॉट। टॉट मतलब एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए वायर, है ना। तो मान लो आपके पास ये पोल है, पोल का हाइट तो 18 मीटर है। पोल के एक एंड पे वायर कनेक्टेड है और दूसरा एंड जो है इसी वायर का वो कनेक्टेड है स्टेक को, एक क्यूबॉइड बॉक्स को, है ना। अब ये बोलते हैं कि ये बॉक्स को कितना दूर लेके जा कि वायर जो है वो एकदम स्ट्रेट रहे, है ना। वायर का लेंथ तो 24 है, आप जानते हो। ये वायर मेरे को एकदम स्ट्रेट, मान लो ये स्टेक को मैं यहाँ नहीं बांध के यहाँ पे बांध दूंगा तो ये वायर थोड़ा सा आपको ढीला दिखेगा, है ना। तो ये वायर को उतना, मतलब ये जो स्टेक है उसको उतना दूर लेके जाना है कि वायर एकदम से स्ट्रेट हो जाए। अगर यहाँ पे ही होगा ये स्टेक तो वायर थोड़ा सा लूज होगा, हमको वायर एकदम स्ट्रेट चाहिए, है ना। तो मैं बोलता हूँ लेट स्टेक बी x मीटर्स अवे फ्रॉम पोल। स्टेक को मैं x मीटर्स अवे फ्रॉम पोल रख रहा हूँ सो दैट वायर इज टॉट, है ना, मतलब सो दैट वायर इज स्ट्रेट। तो व्हाट इज द डिस्टेंस पूछा है, तो ये डिस्टेंस को ही मैं x बोलता हूँ, है ना। मैं ऐसा मानता हूँ कि जो स्टेक था उसको x मीटर अगर हम लोग दूर लेके गए तो वायर एकदम स्ट्रेट हो जाएगा और इनको भी वायर स्ट्रेट ही चाहिए। तो बस आप लोगों ने क्वेश्चन समझ लिया है। एक और चीज मैं यहाँ पे बता दूं, पोल जो होता है वो ग्राउंड पे परपेंडिकुलर ही होता है। आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के आसानी से इसका आंसर ढूंढ सकते हो क्योंकि ये राइट ट्राइंगल है। खैर शुरू करते हैं अच्छे से लिखना। मैं लिखता हूँ ए बी, व्हाट इज ए बी, ए बी इज हाइट ऑफ पोल। सो व्हाट इज हाइट ऑफ पोल, दैट्स 18 मीटर। उसके बाद ए सी, व्हाट इज ए सी, ए सी इज लेंथ ऑफ वायर, AC is length of wire which is 24 meter. Next is BC. BC is maximum distance driven so that wire is taut. ठीक है, तो या फिर आप लिखो डिस्टेंस ड्रिवन, है ना, सो दैट द वायर इज taut। आप यहाँ पे लिख सकते हो शॉर्ट में। What is BC? Distance driven so that wire is taut। ठीक है, मतलब वायर इज स्ट्रेट। तो आप ले सकते हो एक ट्राइंगल ए बी सी। आप बोल सकते हो इस ट्राइंगल का एंगल भी 90 डिग्री है। रीजन, पोल इज परपेंडिकुलर टू ग्राउंड। सिंपल सा रीजन है, पोल जो होता है वो ग्राउंड पे परपेंडिकुलर होता है। तो पाइथागोरस लगा सकते हैं। पाइथागोरस क्या कहता है, हाइपोटेनस स्क्वायर, 90 डिग्री के जो अपोजिट है साइड उसका स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर मतलब ए बी स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर मतलब बी सी स्क्वायर। इसका रीजन ब्रैकेट में लिखो बाय पाइथागोरस थ्योरम, अच्छे से लिखना पूरा। अच्छा, ए सी स्क्वायर, ए सी कितना है 24, तो ये 24 स्क्वायर हो जाएगा। फिर ए बी स्क्वायर, ए बी कितना है 18, 18 स्क्वायर हो जाएगा। फिर है बी सी, बी सी तो हमको ढूंढना है एक्स, है ना। चाहिए तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देना, लेट बी सी बी एक्स मीटर्स बोल के। 24 का स्क्वायर होता है 576, आप सभी जानते हो। 24 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 576 और 18 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 324। कितना होता है 324 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आपको एक्स का वैल्यू ढूंढना है तो 324 को शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 576 माइनस 324 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा अच्छा लिखता हूँ मैं, इज इक्वल्स टू
एक्स स्क्वायर। सब्ट्रैक्शन करें यहाँ पे ढंग से, 576 माइनस 324, 6 में से 4 माइनस 2, 7 में से 2 माइनस 5, 5 में से 3 माइनस 2, तो आपको आपका आंसर मिलेगा 252 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। स्क्वायर इधर आएगा तो स्क्वायर रूट निकलेगा, स्क्वायर रूट निकल जाएगा यहाँ पे, है ना। तो बस डायरेक्ट स्क्वायर रूट क्योंकि नहीं निकलता है, 252 के आपको फैक्टर्स ढूंढने पड़ेंगे। फैक्टर्स होंगे 2 1 जा 2 2 जा 2 6 जा 2 6 जा 3 जा 3 2 जा 1 जा 3 7 जा और फिर 7 1 जा। 252 के फैक्टर्स क्या मिलेंगे आपको, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इज इक्वल टू एक्स। तो आप जानते हो 2 2 का एक होके बाहर आता है, 2 3 का एक होके बाहर आता है और अंदर फंस जाता है 7 इज इक्वल टू एक्स। 2 3 जा हो जाएगा 6, रूट 7 इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से आंसर होगा 6√7। आगे मीटर्स लगा दें तो आप लिख सकते हो therefore stake should be driven 6√7 meters away from the pole so that the wire will be taut, ठीक है, तो इसके लिए आपको स्टेक को पोल से 6√7 मीटर्स की दूरी पे लगाना होगा, है ना। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, है ना। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, नोट कर लें इसको। तो आइए मैं आपको अगला क्वेश्चन पढ़ाता हूँ। अगला क्वेश्चन कहता है एन एयरप्लेन लीव्स इन एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू नॉर्थ एट a speed of 1000 km per hour. At the same time another airplane leaves the same airport and flies due west at the speed of 1200 kilometers per hour. How far will be the two planes after one integer half hour? वन इंटीजर हाफ आवर के बाद कितने दूरी पे वो दोनों एक दूसरे से होंगे, ये सिंपल सा सवाल आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है एक ही टाइम पे दो एरोप्लेन निकले हैं, एक गया है नॉर्थ की तरफ और एक गया है वेस्ट की तरफ, समझ रहे हो। अब यहाँ पे जो एरोप्लेन गया है 1.5 घंटे के बाद समझो वो यहाँ पे पहुंचा, और यहाँ से जो वेस्ट गया है समझो 1.5 घंटे के बाद वो यहाँ पे पहुंचा। इनका सवाल ये है कि आफ्टर वन इंटीजर हाफ आवर हाउ फार अपार्ट विल बी द टू प्लेन्स, दोनों कितने एक दूसरे से दूर होंगे। ये जो डिस्टेंस मैं अभी बना रहा हूँ ना, इतने डिस्टेंस की दूरी पे होंगे दोनों एक दूसरे से, और यही डिस्टेंस मेरे को यहाँ पे ढूंढना है, समझ रहे हो। तो ये x वाला डिस्टेंस है मुझे ढूंढना है, लेकिन मुझे ये इन्होंने नहीं दिया है डायरेक्ट कि यहाँ से जब समझो ये O है, ओरिजिन है दोनों प्लेन का, मान लो यहाँ से जब निकला तो 1.5 घंटे में एयरप्लेन ने इतना डिस्टेंस कवर किया है। ये डिस्टेंस कितना उन्होंने मुझे डायरेक्टली नहीं दिया, ना ही मुझे उन्होंने यहाँ से जब ओरिजिन से एरोप्लेन निकला है ये तरफ वेस्ट की तरफ तो 1.5 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा ये भी नहीं दिया है। उन्होंने मुझे स्पीड दिया है, टाइम दिया है, ये डिस्टेंस मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा और फिर ही मैं पाइथागोरस लगा के ढूंढ सकता हूँ कि एक दूसरे से कितने दूरी पे है। इसको देता हूँ A, इसको देता हूँ B, ठीक है। तो शुरू करते हैं। बहुत ही एक्चुअली सिंपल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, बस आप ध्यान दें। सबसे पहले ना मैं चीज़ें लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ AO इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फर्स्ट प्लेन, दूसरा BO डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सेकेंड प्लेन। यहाँ पे ऐसे लिखो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फर्स्ट प्लेन इन वन इंटीजर हाफ आवर, और यहाँ पे भी नीचे भी लिखो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सेकेंड प्लेन इन वन इंटीजर हाफ आवर, है ना। उसके बाद AB क्या है, AB इज
डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स आफ्टर वन इंटीजर हाफ आवर। ए बी तो उन दोनों प्लेन्स के बीच का डिफरेंस है, डिस्टेंस है सॉरी। ए बी जो है वो क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स है आफ्टर वन इंटीजर हाफ आवर। अब मैं सबसे पहले ये डिस्टेंस ए ओ ढूंढता हूँ। कैसे ढूंढूंगा? आपको पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, है ना। आप जानते हो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम होगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ नाउ ए ओ। ए ओ कैसे मिलेगा? ए ओ है क्या? ए ओ है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फर्स्ट प्लेन। तो डिस्टेंस ट्रेवल का फॉर्मूला आप जानते हो, स्पीड इनटू टाइम होता है। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय फर्स्ट प्लेन कितना होगा, स्पीड इनटू टाइम। बताओ स्पीड कितना है, फर्स्ट प्लेन का स्पीड कितना है, 1000 है, इनटू टाइम, टाइम है वन इंटीजर हाफ आवर्स, जिसको मैं 1.5 आवर्स भी बोल सकता हूँ। मल्टीप्लाई करोगे तो आपको डिस्टेंस मिलेगा 1500। देखो कितना मिलेगा, एक जीरो से पॉइंट जाएगा, मतलब 15 × 100, हाँ 1500 किलोमीटर का आपको डिस्टेंस यहाँ से मिलेगा। ये डिस्टेंस तो मिल गया। अब वैसे ही आप ढूंढो बी ओ। आप लिखो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सेकेंड प्लेन इज इक्वल टू अगेन स्पीड इनटू टाइम। स्पीड देखे कितना है आपका, स्पीड है 1200 और टाइम है 1.5। ठीक है, तो आप एक जीरो से एक जीरो मिटा दो, एक जीरो से एक पॉइंट हट जाएगा, तो 120 × 15। वैसे आप इसका मल्टीप्लिकेशन खुद से भी कर सकते हो, तो ये ज़ीरो रहेगा। वैसे ही 15 × 2 = 30, 15 × 1 = 15, 16, 17, 18, 1800 किलोमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1800 किलोमीटर आ जाएगा। तो ये हो गया, दोनों डिस्टेंस आ गए। अभी एक राइट ट्रायंगल की अगर दो साइड्स का मेजरमेंट पता है तो तीसरा तो पाइथागोरस से मिल जाता है। तो मैं लिखता हूँ इन ट्रायंगल ए ओ बी एंगल ओ इक्वल्स टू 90 डिग्री, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम 90 डिग्री के अपोजिट तो हाइपोटेन्यूज होता है। इसका मतलब ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए ओ स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर। ए बी तो मेरे को ढूंढना है, ए बी तो एक्स है, वैसे ए ओ 1500 है और बी ओ 1800 है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1500 स्क्वायर प्लस 1800 स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 15 का स्क्वायर 225 और आगे चार जीरोज आ जाएंगे, है ना। 18 का स्क्वायर 324 और आगे चार जीरोज आ जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ऐड करो 225, चार जीरोस, उसके बाद 324, चार जीरोस, तो ये चार जीरोस तो वैसे ही रहने वाले हैं। 5 + 4 9, 2 + 2 4, 3 + 2 5, कितना आ जाएगा, 549 इंटू चार जीरो। अब देखो x इज इक्वल टू क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट होगा। अब इतने बड़े का स्क्वायर रूट कैसे निकाले बोल के बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम ऐसा कर देंगे, इसको 549 को अलग कर देंगे, इंटू चार जीरो से मतलब चार टेन कर देंगे उसके। चार टेन मतलब आप देखोगे तो आपको 549 के आगे चार जीरो से जुड़ते हुए लगेंगे ना, जुड़ते हुए दिखेंगे ना। 549 के सामने चार जीरो, तो उन चारों जीरो को चार टेन में हमने कन्वर्ट कर दिया है। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से हमने यहाँ पे ये किया हुआ है, ठीक है। तो क्या होगा इससे फायदा, इससे फायदा ये होगा कि दो टेन का स्क्वायर रूट में से एक होके बाहर आता है और ये दो टेन का स्क्वायर रूट में से एक होके बाहर आता है, बाकी अंदर बच जाता है 549। 549 को आप फैक्टराइज करें, 3 × 1 = 8 × 3 × 3, 6 × 1 = 61 तो प्राइम ही है।
तो 3 × 3 × 61 हो जाएगा। अब आगे क्या होगा देखो यहाँ पे 10 × 10 फिर से 2 3 का एक बाहर आ जाएगा और अंदर √61 रहेगा, तो 3 × 10 30 × 10 300, ये हो जाएगा 300 √61 किलोमीटर। तो आफ्टर वन इंटीजर हाफ आवर्स वी कैन से टू प्लेन्स are at the distance of 300 √61 kilometers from each other, है ना। तो after one integer half hours we can say two planes are 300 √61 kilometers apart from each other, तो इतने दूरी पे एक दूसरे से होंगे। आई होप आपको समझा होगा। पहले हमने दोनों का डिस्टेंस ढूंढा है क्योंकि हमको स्पीड और टाइम दिया था। दोनों का डिस्टेंस ढूंढने के बाद पाइथागोरस से आपने उन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी ढूंढ लिया है। तो इतना बेसिक क्वेश्चन था, ये चीज़ याद रखें। कभी भी आपको स्पीड और टाइम दिया है तो पहले आप डिस्टेंस ढूंढो, डिस्टेंस के बाद पाइथागोरस लग सकता है, ठीक है। तो पॉज करके इस क्वेश्चन की दोनों स्लाइड्स को भी नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, ये भी इजी क्वेश्चन है। टू पोल्स ऑफ हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर स्टैंड ऑन अ प्लेन ग्राउंड। दो पोल्स हैं, एक का हाइट है 6 मीटर, एक का 11 मीटर। तो एक छोटा पोल है बेसिकली और एक बड़ा पोल है। दो पोल्स हैं एंड दे स्टैंड ऑन अ प्लेन ग्राउंड। ये दोनों प्लेन ग्राउंड पे खड़े हुए हैं, ऑब्वियसली परपेंडिकुलर होंगे ग्राउंड को। इफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर फीट इज 12, ये दोनों के फीट के बीच का डिस्टेंस जो है वो कितना है 12 मीटर्स। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप, उनके टॉप्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो मेरे को फाइंड करना है, समझ रहे हो। तो बहुत ही सिंपल होते हैं ऐसे टाइप के भी क्वेश्चंस। जो छोटा होता है दोनों में से, जो भी छोटा पोल जो भी है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, टावर है, पोल है, जो भी है, जो छोटा ऑब्जेक्ट होता है ना, ऐसे क्वेश्चंस में छोटे ऑब्जेक्ट से बड़े ऑब्जेक्ट की तरफ एक परपेंडिकुलर बना देने का कंस्ट्रक्शन में, तो ये ऐसा परपेंडिकुलर बन जाता है। दोनों तरफ भी वैसे 90 होता है ये, तो ये बनना ही चाहिए और बनाना भी चाहिए, ठीक है। तो इसका नाम है समझो ए बी, इसका नाम है समझो सी डी, इसको कुछ नाम दो ई, है ना, जो मैंने अभी कंस्ट्रक्ट किया। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ए बी क्या है, हाइट ऑफ फर्स्ट पोल जो कि है 6 मीटर। उसके बाद सी डी कितना है, सी डी है हाइट ऑफ सेकेंड पोल जो कि है 11 मीटर्स। उसके बाद बी सी, बी सी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन फीट ऑफ पोल्स, है ना, जो कि कुछ 12 मीटर्स हैं, है ना। तो ये तीनों चीज़ें दी गई हैं। ए डी, ए डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टॉप्स, है ना, डिस्टेंस बिटवीन टॉप्स जो कि x मीटर्स हमने कंसीडर किया। अब ऐसे क्वेश्चन में मैंने क्या बोला, छोटा एक ऑब्जेक्ट है, बड़ा एक ऑब्जेक्ट है, छोटे से बड़े पे एक परपेंडिकुलर बनाओ। यहाँ पे लिख दो ड्रॉ ए ई परपेंडिकुलर टू, देखो ये ए ई परपेंडिकुलर टू डी सी। अब आप सोचोगे इसका क्या फ़ायदा हुआ, मैं बताता हूँ इसका फ़ायदा क्या होगा। ये 90 डिग्री ऑलरेडी है, ये 90 डिग्री ऑलरेडी है, क्योंकि जो पोल्स है वो ग्राउंड को परपेंडिकुलर होंगे। अब अगर ये मैंने परपेंडिकुलर बनाया तो ये तरफ भी 90 हो गया। अब ये तीन 90 है तो बचा हुआ ये भी 90 होगा ना, क्वाड्रिलेटरल का एंगल, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी ई। ए बी सी ई अगर एक क्वाड्रिलेटरल है और उसके तीन एंगल्स 90 है तो चौथा भी 90 हो जाता है। अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स 90 हो गए तो उसको रेक्टेंगल बोला जाता है। रेक्टेंगल की वजह से अगर ये बेस 12 है बी सी, तो ए ई भी 12 हो जाएगा, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अगर ए बी 6 है तो ये ई सी जो है वो भी 6 हो जाएगा। देखो ये ई सी जो है वो भी 6 हो जाएगा, हालांकि ये पूरा 11 है। 11 में से अगर ई सी 6 होगा तो डी ई 5 होगा ना, समझ रहे हो। तो आप देखोगे तो ये जो ट्राइंगल है ए ई डी, उसके दो साइड्स मुझे मिल चुके हैं, पाइथागोरस से एक्स ढूंढ सकता हूँ। इसीलिए छोटे ऑब्जेक्ट से बड़े पे परपेंडिकुलर हमेशा बनाते हैं। तो मैं लिखता हूँ देयरफॉर, बना दिया, मैं लिखता हूँ
कंसीडर क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, है ना। मैं लिखता हूँ एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 90 ईच। बी और सी 90 क्यों थे? पोल्स परपेंडिकुलर टू ग्राउंड, ये रीजन है उसका। उसके बाद एंगल ई 90, एंगल ई 90 क्यों है? क्योंकि ए ई जो है वो परपेंडिकुलर है डी सी को। अब बी 90 सी 90 ई 90, उसके आगे अगर मैं आपसे बात करूं तो बचता है एंगल ए। अगर क्वाड्रिलेटरल में तीन एंगल्स 90 है तो फोर्थ भी 90 ही होगा। इसका लिखो रीजन रिमेनिंग एंगल की वजह से। किसकी वजह से? रिमेनिंग एंगल। अब चारों एंगल्स 90 डिग्री हो गए, चारों ही 90 डिग्री हो गए, तो मैं बोल सकता हूँ देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। अगर ए बी सी डी रेक्टेंगल है तो आप बोल सकते हो कि बी सी और ए ई इक्वल है, देयरफॉर बी सी इज इक्वल्स टू ए ई इज इक्वल्स टू 12 मीटर्स ईच। उसके बाद ए बी और ई सी इक्वल है, ऐसा बोल सकते हो। ए बी इक्वल टू ई सी इक्वल टू 6 मीटर्स ईच, इक्वल्स टू 6 मीटर्स ईच। तो ये हो जाएगा, आपको आपके अपोजिट साइड जो है वो इक्वल हो जाएंगे। इसके नीचे आप लिख दो, यहीं पे लिखता हूँ मैं, देखो ए बी 6 था तो ई सी 6 हो गया। अगर ई सी 6 है तो डी ई कितना हो जाएगा? 5। देयरफॉर डी ई इक्वल टू 5 मीटर। इसका रीजन लिख सकते हो बिकॉज डी सी इज इक्वल टू 11 मीटर। समझ रहे हो? अब आपने क्या किया है, ए ई डी ट्राइंगल के दो साइड्स ढूंढ लिए, एक है 5 और एक है 12, और एक तो आपको ढूंढना है। तो कौन सा ट्राइंगल है? ए ई डी ना। मैं लिखता हूँ इन ट्राइंगल ए ई डी। अगर मैं आपके लिए ये ट्राइंगल बनाऊं तो ये कुछ ऐसा है ऊपर की तरफ, जहाँ पे एक्स है, ये 12 है और ये 5 है, ये ए है, ये ई है और ये डी है। तो इन ट्राइंगल ए ई डी लिखो एंगल ई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, 90 होगा। इसका आप रीजन लिख सकते हो बिकॉज ए ई इज परपेंडिकुलर टू डी सी। ठीक है, अब 90 है तो पाइथागोरस लगा सकते हैं। पाइथागोरस में 90 डिग्री के अपोजिट हाइपोटेनस होता है, उसका स्क्वायर हाइपोटेनस ए डी है। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड मतलब ए ई स्क्वायर प्लस अदर साइड मतलब डी ई स्क्वायर। मुझे बताओ आप, ए डी तो एक्स है ना, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए ई कितना है? 12 स्क्वायर, और डी ई कितना है? 5 स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर वैसे ही 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, so we can say x square is equal to 169, where x is square root of 169 and square root of 169 is 13 मीटर। so x का वैल्यू is 13 मीटर, है ना। therefore distance between their tops is 13 मीटर आ जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ। एक चीज़ यहाँ पे याद रखने वाली ये है कि अगर दो अलग अलग पोल्स है, टावर्स या जो भी है, तो उससे उनके टॉप्स का डिस्टेंस ढूंढने के लिए छोटे ऑब्जेक्ट से बड़े की तरफ परपेंडिकुलर जाएगा ही जाएगा। परपेंडिकुलर बनाने के बाद रेक्टेंगल बन जाता है, जिसके बाद हमारा काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। आई होप आप समझ रहे होंगे इसको, है ना। फटाफट से नोट कर लें। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। यहाँ पे बोलते हैं डी एन ई आर पॉइंट्स ऑन साइड सी ए एंड सी बी रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल लेट सी। तो एक राइट ट्राइंगल बनाते हैं सबसे पहले। ये राइट ट्राइंगल है, राइट एंगल डेट सी, है ना। तो ये है ए, ये है बी और ये है सी। ये तीनों मैंने यहाँ पे मार्क कर लिए, ए बी सी। उसके बाद बोला है डी एन ई आर पॉइंट्स ऑन साइड सी ए एंड सी बी। सी ए पे एक पॉइंट है टी, और सी बी पे एक पॉइंट है ई। अब इन्होंने बोला है आगे, प्रूव दैट ए ई स्क्वायर, ए ई मतलब ए को और ई को ज्वाइन करना पड़ेगा, यही होगा मेरे लिए ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, बी डी मतलब बी और डी को भी ज्वाइन करना पड़ेगा, इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर है, और डी स्क्वायर, अब डी स्क्वायर चाहिए तो डी को भी ज्वाइन करना पड़ेगा।
समझ रहे हैं आप बात को? डायग्राम देख के बिल्कुल भी आप कंफ्यूज ना हों। मेरे को ना इन चारों के मतलब इन दोनों के स्क्वायर का सम इज इक्वल टू इन दोनों के स्क्वायर का सम दिखाना है। तो कुछ नहीं करो, इन चारों ट्राइंगल्स में जहाँ जहाँ पे ये आते हैं वहाँ पे पाइथागोरस अप्लाई कर दो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, गिवन वगैरह सब लिख देना, टू प्रूफ में ये लिख देना। मैं सीधे प्रूफ शुरू कर रहा हूँ। अगर मुझे प्रूफ में सबसे पहले ए ई स्क्वायर चाहिए, तो अब देखो ए ई स्क्वायर कौन से राइट ट्रायंगल में आता है? ए ई देख रहे हो, ए ई कौन से राइट ट्रायंगल में आता है? ए सी ई में आता है। और कोई भी राइट ट्रायंगल नहीं है जो ए ई को ला सके अपने अंदर, एक ही है ए सी ई। सी 90 है, तो मैं लिखता हूँ इन ट्राइंगल ए सी ई एंगल सी इज इक्वल टू 90, ब्रैकेट में रीजन गिवन बोल के लिख देना, पाइथागोरस अप्लाई करो। 90 डिग्री के अपोजिट हाइपोटीनस है, तो ये हो जाएगा हाइपोटीनस स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर। इसका रीजन लिखो बाय पाइथागोरस थ्योरम। ए ई स्क्वायर का वैल्यू मिल गया, हाल फिलहाल इसको 1 बोल के छोड़ दें, हाल फिलहाल इसको 1 बोल के रख दें। ठीक है, आगे मुझे चाहिए बी डी स्क्वायर। अभी बी डी के लिए एक ट्राइंगल ढूंढो, राइट ट्राइंगल। तो बी डी के लिए ट्राइंगल आपके पास होगा बी डी सी, क्योंकि सी 90 है ना, तो बी डी सी लेना पड़ेगा आपको। ऐसा दिखेगा, देखो ऐसा, ऐसा सी 90। तो ये ट्राइंगल कंसीडर करता हूँ मैं। इन ट्राइंगल बी सी डी एंगल सी 90 डिग्री गिवन, पाइथागोरस लगाओगे तो 90 डिग्री के अपोजिट हाइपोटीनस। हाइपोटीनस क्या है देखें, बी डी। तो बी डी स्क्वायर इक्वल टू वन साइड स्क्वायर मतलब बी सी स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर मतलब बी सी स्क्वायर। इसका रीजन भी होगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। पूरा लिखना है आपको, इसको टू बोल के छोड़ दो। देखो मैंने दो का वैल्यू तो ढूंढ लिया है ना, अब वैसे ही बाकी के दो का भी ढूंढूंगा। ए बी स्क्वायर चाहिए, ऐसा ट्राइंगल ढूंढो जिसमें, ऐसा राइट ट्रायंगल ढूंढना जिसमें ए बी आता है। तो सबसे बड़ा ट्रायंगल होगा ए सी बी, है ना, वो तो आप देख ही सकते हो। तो मैं वैसे ही करूंगा, इन ट्रायंगल ए सी बी एंगल सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो ए सी बी में आप पाइथागोरस अप्लाई करोगे तो 90 डिग्री के अपोजिट आपको ए बी दिखेगा ना, बाकी बीच का देखो ही मत, बड़ा ट्रायंगल देखो सिर्फ ए सी बी। हाइपोटीनस मिल जाएगा, हाइपोटीनस है ए बी, तो हाइपोटीनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। इसको 3 बोल दें, ए बी स्क्वायर हो गया। अब डी स्क्वायर का वैल्यू ढूंढे। डी देख रहे हो आप, इस ट्रायंगल में आता है, छोटा सा ट्रायंगल है, देखो इसको मैं ना अलग कलर से लिखता हूँ, एक सेकेंड। अरे हाँ, देख रहे हो आप, ये डी ई सी, ये राइट ट्रायंगल है, उसमें पाइथागोरस अप्लाई करना है। तो इन ट्रायंगल डी सी ई बोलता हूँ, एंगल सी तो 90 डिग्री है, गिवन लिख दो, रीजन 90 डिग्री के अपोजिट हाइपोटेन्यूज होगा। तो डी ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर हो जाएगा। इसको आप 4 दे दें, इसका रीजन बाय पाइथागोरस थ्योरम लिख दें। चारों का वैल्यू ढूंढने के बाद आपको क्या करना है, आप एलएचएस पे ध्यान दो। एलएचएस में आपको क्या दिखाना है, ए स्क्वायर और बी डी स्क्वायर का सम। तो ये रहा ए स्क्वायर, ये रहा बी डी स्क्वायर, इनका सम करना है, मतलब 1 और 2 को ऐड करना है। इन दोनों का सम करना है, मतलब 1 और 2 को ऐड करना है। तो देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एडिंग 1 एंड 2, एलएचएस एलएचएस ऐड हो जाएगा, आरएचएस आरएचएस। तो एलएचएस में ए स्क्वायर और बी डी स्क्वायर है, तो एलएचएस एलएचएस ऐड होगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। एलएचएस एलएचएस ऐड हुआ, अब आरएचएस आरएचएस ऐड करते हैं। आरएचएस क्या है, पहला ए सी स्क्वायर सी ई स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, और दूसरा आरएचएस क्या है, डी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, डी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ऐसा ही है। अब ऐसा होने के बाद देखो हमारा एल एच एस तो तैयार हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। मेरे को आर एच एस में कुछ चेंजेस करने हैं ताकि मेरा ए बी स्क्वायर और डी ई स्क्वायर बने। आप ए बी स्क्वायर को नोट करें, ए बी स्क्वायर किससे बन रहा है, ए सी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर से।
अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको AC स्क्वायर भी मिलेगा, BC स्क्वायर भी मिलेगा। इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो, इसको आप AB स्क्वायर लिख सकते हो, क्योंकि AB स्क्वायर इन दोनों का सम था ना। और बचता क्या है यहाँ पे, CE और DC बचता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो CE और DC से क्या बनता है, DE बन जाता है। तो बस इन दोनों को भी DE से रिप्लेस कर दो, इन दोनों को भी DE से रिप्लेस कर दो। ये कहाँ से आया, ये आया फ्रॉम 3 and 4 से। तो इस तरीके से LHS और RHS वाले टर्म्स जो है वो इक्वल हो जाते हैं। बहुत ही सिंपल है। मैंने आपसे कहा कुछ मत करो, सिर्फ 4 बार पाइथागोरस अप्लाई करना है। तो ये 4 अलग अलग साइड्स का स्क्वायर था, पाइथागोरस एक बार अप्लाई कर दिया तो आपका बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। फटाफट से स्क्रीन पॉज करके इस क्वेश्चन को भी अच्छे से नोट कर लें।